रहे हैं टॉप 10। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पूरे जिले के लोगों को उपराज्यपाल के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। यानी कि 5 और 6 तारीख को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात होंगे और कई बड़े तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी होगा और आवाम के नाम वक्फ भी होंगे। और ये पहली बार है कि जब से एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर का ओहदा संभाला है और पहली बार वो कस्बे कुपवाड़ा में आ रहे हैं, जहाँ पर वो 2 रोज़ा दौरा उनका है और रात भर वो यही ठहरेंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अवामी वफूद से भी मुलाकात होंगे। और इस दौरान ज़राए से ये भी खबर है कि वो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त के हवाले से भी यहाँ पर एक मीटिंग लेंगे। इस दौरान सिविल इंतजामिया के अफसरान से भी तामीराती प्रोजेक्टों के हवाले से भी जो है एक मुफस्सल मीटिंग होगी, उसमें जानकारी हासिल करेंगे। और इस दौरान लोग उम्मीद ये लगाए बैठे हैं इस बार एलजी मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के आवाम के लिए कुछ खास ऐलानात करेंगे ताकि यहाँ की जो तामीर और तरक्की है उसमें नई खुशहाली आ जाए, जिसकी लोग जो है तमन्ना कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार एलजी मनोज सिन्हा अब 2 रोज़ा दौरे के लिए कुपवाड़ा आ रहे हैं, जहाँ पर वो रात भर ठहराव भी करेंगे और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात भी होंगे। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि इस बार जो कुपवाड़ा ज़िले के आवाम की ये तमन्ना है कि वादी बंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बढ़ावा देने के लिए हुकूमत वागुजार होंगे और जो यहाँ पर सेहत शोबा है, जिसमें यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसका या तो दर्जा बढ़ाने के लिए लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, या तो वो कह रहे हैं कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जो है उसका यहाँ पर इनाउंसमेंट हो और खेल कूद की सरगर्मी को फ़रोग देने के लिए यहाँ पर एक स्टेडियम भी होना चाहिए। यानी कि लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि जो ही कल से एलजी मनोज सिन्हा का दौरा शुरू होगा तो किस तरह के ऐलानात होंगे और कुपवाड़ा के आवाम के लिए किस तरह की खुशखबरी होगी, इसका सभी को इंतजार रहेगा। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं यहिया सुल्तान। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहली बार कुपवाड़ा के दौरे पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा का ये इनका 3 दिनों का दौरा है। आपको ये भी बता दें कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी ये कह सकते हैं कि पूरी सुरक्षा को लेकर पूरी रूट का जहां वो क़याम करेंगे उसका चप्पे चप्पे की निगरानी जो है वो चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर के हर कदम एहतियात बरतने की तैयारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिस तरह की तैयारी है। तो ये यात्रा को लेकर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम है। पूरे जिले के लोगों को उपराज्यपाल के इस दौरे से उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि जब उपराज्यपाल पहली बार उनके जिले में आ रहे हैं तो जरूर वो कुछ ऐसे ऐलानात करेंगे जिससे जिले के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो, चाहे पुल पुलिया के हवाले से हो, चाहे वो कुछ और दूसरी स्कीमों के हवाले से हो, चाहे बिजली की परेशानियों के हवाले से हो। तो लोगों में उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा काफी अहम इस बारे में मानी जा रही है कि ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पहला कुपवाड़ा का दौरा होगा और इससे जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये 3 दिवसीय दौरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये पहला दौरा होगा जब वो कुपवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं और जाहिर है कि ये पहला दौरा है तो इससे एक चुनौती है, सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौती है, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा को लेकर जो चुनौती है उसके मद्देनजर सुरक्षा को बहुत ही ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां हैं। लगातार जो गाड़ियां जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं
और सिर्फ इतना ही नहीं, वो काफी लेवल पर इसकी तैयारी होती है सुरक्षा को लेकर। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कुपवाड़ा का यह पहला दौरा होने जा रहा है। और इससे अहम बात यह भी है कि वो अपने इस दौरे में क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि ये सिर्फ दौरा, चूंकि 2-3 दिनों का दौरा है, तो इसमें वो कुपवाड़ा में वो रात्रि विश्राम भी करेंगे, यानी कि रात का क़याम उनका कुपवाड़ा में ही होगा। और ये भी काफी अपने एक जो है अपनी नौयत के हिसाब से काफी अलग है, क्योंकि इसमें सुरक्षा का जो पहलू है वो बहुत ज्यादा इसमें वो अपना एक स्थान रखता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो लोग हैं कुपवाड़ा जिले के, पूरे जिले के लोगों को इस दौरे से काफी उम्मीदें बढ़ गई। उनको लगता है कि जब अब उपराज्यपाल यहां आ रहे हैं कुपवाड़ा के दौरे पर और पहली बार वो दौरा कर रहे हैं, तो जरूर वो कुछ न कुछ ऐसे ऐलान करेंगे जिससे कुपवाड़ा जिले के लोगों के लिए वो काफी खुश आयंद होगा। उनकी दिनचर्या के लिए उनकी जो जरूरतें हैं, जो सरकारी बहुत सारे स्कीम हैं या जो जरूरतें हैं, जो उनसे पूरी होंगी। और आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में अहम बैठक। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के मुख्यालय में अहम बैठक हो रही है। एनआईए बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टर से जुड़े मामले जो है, कई मामलों पर इस पर गौर फिक्र होगा, चित्तर बंधन होगा। सख्त कार्रवाई की तैयारी के लिए एनआईए की बैठक होने वाली है। दिल्ली में जुटेंगे देश भर के एटीएस प्रमुख और संबंधित अधिकारी। बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों पर बनेगी रणनीति, गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की बनेगी रणनीति। बैठक में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ भी शामिल होंगे। बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की तैयारी पर चिंतन मंथन होगा। देश की खुफिया एजेंसी आईबी और जांच एजेंसी एनआईए समेत एटीएस मिलकर के एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट्स शेयर करेंगे। तो केंद्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। ये बैठक अपनी जो इसकी दृष्टि है या जो इसके एजेंडे है उसके तहत ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में ये बैठक होगी, दिल्ली में ये बैठक होगी। एनआईए बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। और इसमें ये बैठक अपने आप में काफी अहम होगा। खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टर से जुड़े मामले, सख्त कार्रवाई की तैयारी के लिए एनआईए की बैठक होने वाली है। दिल्ली में जुटेंगे देश भर के एटीएस प्रमुख और संबंधित अधिकारी। बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों पर रणनीति बनेगी, इस पर चिंतन मंथन होगा। तो एनआईए बैठक में शामिल होंगे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये भी आपको बताते चले कि इस बारे में जो अब तक इनपुट मिल रहे उसके मुताबिक ये काफी अहम होने जा रहा है। ये बैठक काफी अहम है अपने आप में। और इसमें बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की तैयारी की जाएगी। इस पर चिंतन मंथन होगा, स्ट्रैटेजिक तौर पर प्लानिंग होगी और इस पर बातचीत होगी। देश की खुफिया एजेंसी आईबी और जांच एजेंसी एनआईए समेत एटीएस मिलकर के एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट शेयर करेंगे। और इसमें बैठक में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ भी शामिल होंगे। और इस तरह से ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। और एक बार फिर से आपको बता दें, आज की एक अहम खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ये उनका पहला कुपवाड़ा का दौरा होगा, इसलिए भी काफी अहम हो जाता है। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पूरे जिले के लोगों को भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कुपवाड़ा के इस दौरे से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर यहिया से। यहिया, ये बताएं कि ये दौरा जो है ये कितना अहम है और इस दौरे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि आज यानी कि जब से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अपना कार्यभार संभाला यानी अपना ओहदा संभाला है और पहली बार वो कुपवाड़ा जिले के कुपवाड़ा कस्बे में आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो एक बड़े अवामी जलसे से जो खिताब कर रहे हैं तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उसको सुनने के लिए इस वक्त आ रहे हैं और यहाँ से लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का दौरा जो है काफी अहम होगा और कुछ अहम ऐलानात भी जिसकी लोग तमन्ना भी यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि टूरिज्म जो है वादी बंग उसको जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आज रुकूमात वागुजार हो सकते हैं या जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा जिसकी लोग बरसों से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर उससे आज जो है उसके दर्जा बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ से जो खेलकूद की सरगर्मी में स्टेडियम नहीं है यानी कि बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं आज वो आवाम के नाम वक्फ होंगे, जो तामीराती प्रोजेक्ट हैं वो भी आवाम के नाम वक्फ होंगे और सबसे अहम बात यह भी है कि आज जो ही जलसा खत्म होगा उसके बाद फौरन बाद यहाँ पर सिक्योरिटी हाई लेवल सिक्योरिटी की जो है एक मीटिंग होगी, उसका जायजा खुद जो है आज एलजी मनोज सिन्हा ले रहे हैं और उसके बाद सिविल इंतजामिया के साथ भी एक अलग अलहदा तौर पर एक मीटिंग होगी जिसमें यहाँ पर तामीराती प्रोजेक्टों के बारे में जो जानकारी हासिल करेंगे एलजी मनोज सिन्हा। और उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल से जो तमाम वफूद हैं करना, केरन, मुत्सिल और यहाँ के जो गाँव देहात की जो अलग अलग वफूद हैं उनसे एलजी मनोज सिन्हा बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह भी कि आज एलजी मनोज सिन्हा कुपवाड़ा जिले में ठहर रहे हैं यानी कि 2 रोजा दौरा रात को ठहर रहे हैं। आज तक किसी जगह उन्होंने रात का ठहराव नहीं किया है और आज वो रात भर यहाँ पर रहेंगे और अवामी वफूद से मुलाकात होंगे, तामीराती प्रोजेक्टों के सिलसिले में जानकारी होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो क्या सूरत हाल उस पर जायजा होगा। यानी कि एक अहम दौरा माना जाता है कि पहली बार आज वो 2 रोजा दौरे के लिए जो है कुपवाड़ा इस सरहदी इलाके में आ रहे हैं। जी विशाल। जी यहिया, एक सवाल और यहां पर है, जाहिर सी बात है कुपवाड़ा का ये पहला दौरा है उनका एलजी बनने के बाद से, तो कुपवाड़ा के लोग जो हैं, जो मकामी लोग हैं, उन्हीं की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कुपवाड़ा जिले के लोगों की को एक मौका मिलता है कि आप अपने एलजी के सामने अपनी मुतालबात सीधे तौर पर पेश करें, जो अपनी जरूरियात हैं, तो उनमें ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनकी कुपवाड़ा को अशद जरूरत है कि एलजी उस पर ध्यान दे? जी विशाल, एक बात है कि आज जो भी अवामी वफूद उनसे मिल रहे हैं जिसमें हमारे करना, केरन और मुत्सिल के जो इलाके हैं वो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जराये से जो मालूम हुआ कि करना के लोग जो है वो टनल के बारे में वहां पर उससे बात रखेंगे क्योंकि वहां पर अक्सर जो है सड़क हादसा रहते हैं, तो उस हवाले से बात होगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर टूरिज्म को फरोग देने और यहाँ के नौजवानों को रोजगार के जराये मिलने चाहे उस हवाले से यहाँ पर भी एक वफूद जो है वो टूरिज्म के हवाले से बात रखेगी कि यहाँ जिस तरह गुलबर्ग, सोनमर्ग और दूधपथी जैसे इलाके जिन्हें टूरिज्म के नक्शे पर लाया गया है, इसी तरह वादी बग्स को भी लाया जाए ताकि बेरोजगारी जो है खत्म हो, लोगों के रोजगार के दरवाजे जो है वो खुल सकते हैं। और दूसरा अहम बात यह है कि कुपवाड़ा जिला जो बरसों से दिहाइयों से यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से महरूम है, वो कहेंगे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो है इनेकाद होना चाहिए, यानी कि आज उसे दर्जा मिलना चाहिए, उसकी भी लोग आज उम्मीद करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज लोग चाहते हैं कि जो तामीराती प्रोजेक्ट जो अभी तक अधूरे रहे, जिसमें खासतौर पर जो कुछ ब्रिज बड़े बड़े इलाकों को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, सड़क रास्ते हैं, उस हवाले से लोग अपनी बात जो है रखने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव जो है वो भी लोग कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर कहने के एक डीजी भर्ती भी होनी चाहिए, उसके लिए भी लोग चाहते हैं कि आज वो जो मुख्तलिफ इलाकों से जो वफूद आई है वो एलजी मनोज सिन्हा के सामने इस तरह के जो है आज बातें रखेंगे। इस तरह के कहा जा रहा है कि आज बड़ी तादाद में जो अलग अलग वफूद जिसमें सियासी वफूद भी होंगे वो भी आज बात करेंगे, आम लोगों के वफूद, सिविल सोसाइटी जो है वो भी आज मिलने जा रहे हैं। यानी कि कुपवाड़ा जो बरसों से जो अमन का दरवाजा कुपवाड़ा से ही खुलता है और वो जी। तो यहिया सुल्तान हमारे रिपोर्टर वो हमें तफसील दे रहे थे, विस्तार से बता रहे थे कि क्यों ये दौरा काफी अहम है और क्यों इस दौरे से जो लोगों की उम्मीदें वो काफी बढ़ गई हैं और इस दौरे का अहम मकसद क्या है। सबसे अहम बात उन्होंने बताई कि ये एलजी मनोज सिन्हा का पहला दौरा है, एलजी बनने के बाद उनका कुपवाड़ा का ये पहला दौरा है। दूसरी अहम बात कि वो अपने इस दौरे में कुपवाड़ा में क़याम भी करेंगे, ये 3 दिवसीय दौरा है। तीसरी अहम बात कि कई जो पब्लिक डेलीगेशंस है वो उनसे मुलाकातें करेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि कुपवाड़ा में कहीं ना कहीं जो वहां की जो एक जो रफ्तार है विकास की उसमें एक और तेजी आएगी। यहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक और सवाल करना चाहेंगे। यहिया, मेरा सवाल अगला ये है
कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो वो एक बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का ये दौरा सुरक्षा की दृष्टि से कितना चुनौतीपूर्ण है। तो यही से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे हम संपर्क जोड़ें, बातचीत करें आप। लेकिन ये देख सकते हैं जो तैयारियां हो रही है, जो कि जैसा उन्होंने बताया कि एक पब्लिक मीटिंग भी होगी, यानी कि एक वो रैलीज को भी संबोधित करेंगे एलजी मनोज सिन्हा, तो उसकी भी ये तैयारियां चल रही हैं। और सुरक्षा के साथ साथ यही आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा सवाल ये है कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट को लेकर जो सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा का ये पहला दौरा है, तो उपराज्यपाल के इस पहले दौरे को लेकर के सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है? तो फिलहाल अब रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। जी हां, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। इन पुलिसकर्मियों में एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों में एसएसपी जुबैर अहमद खान, एएसपी फरहत जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजम अली और सैयद तशवीर और साथ ही साथ तौसीफ अहमद के नाम शामिल हैं। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये कितना अपने आप में एक बड़ा या अहम कदम है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस कर्मचारियों की जो बड़े पदों पर हैं, एसएसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है ये जो भ्रष्टाचार के जो मामले के आरोप हैं उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं या अनुमति दे दी है? जी देखिए विशाल, जैसे कि आपको मालूम ही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कई सालों से लगातार करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है और जो आतंकवाद है उसके खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस है ही, लेकिन करप्शन के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है। और उसी के चलते जो अब नए डेवलपमेंट में जो 10 अधिकारी है जिसमें एक एसएसपी रैंक का है, इन अधिकारियों के खिलाफ भी अब मुकदमा चलेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में उनको पाया गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जब वो सर्विस में थे, जब वो काम कर रहे थे कश्मीर वैली के डिफरेंट जगहों पे, तो उन्होंने अपने ओहदे का, अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया, गलत तरीके से पैसा ऐंठा और गलत तरीके से जो करप्शन को बढ़ावा दिया। और उसके चलते अब जब सरकार ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया है तो आगे चल के उनके खिलाफ अब पहले तो इन्वेस्टिगेशन और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो सरकार का जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक नजरिया है या पॉलिसी है उसी के अंडर ये सब कुछ हो रहा है। और आपको याद दिला दूं कि न सिर्फ पुलिस बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार में जिन लोगों को भ्रष्टाचार में पाया गया है, लिप्त पाया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ डिफरेंट जो एंटी करप्शन विंग्स हैं वहां पे केसेस चल रहे हैं। और यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या छोटे लेवल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट या बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के, उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। और जो सरकारी सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी करप्शन के केसेस हैं, जहां पे करप्शन लगता है कि करप्शन पनप रहा है या जो लोग करप्शन के खिलाफ या भ्रष्टाचार करते हैं, तो उन पे कड़ी नजर रखी जा रही है। क्योंकि जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है, जो मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है पिछले कई सालों के दौरान। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 खत्म हुआ था,
370 खत्म हुआ था, उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। और जहां जहां पे जम्मू कश्मीर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या पुलिस डिपार्टमेंट्स है, सिविल या पुलिस डिपार्टमेंट्स है, वहां पे मॉनिटरिंग को बहुत तेजी से और मैकेनिज्म को एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि ये जो पुलिसकर्मी है जिनकी बाकायदा लिस्ट है, इसमें एसएसपी जुबैर अहमद खान, एएसपी फरहद जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद और निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप हैं। ये आरोप कब के हैं समीर, कुछ अंदाजा मिल पाएगा? मतलब ये आरोप इनके ड्यूटी में रहने के दौरान के हैं या अब इनमें से कुछ एक रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, तो ये कब के आरोप हैं? हालिया दिनों के आरोप हैं या उसके पहले के हैं? देखिए, इनमें कुछ लोग तो रिटायर हुए हैं, लेकिन कई जो ज्यादातर लोग हैं उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं, जब वो पोस्ट पे थे, अपने पोस्ट का उन्होंने, जब वो सर्विस में थे या सर्विस में हैं, तो इन लोगों ने अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया, अपने ताकत का, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, करप्शन किया। और ये भी इन पे चार्जेस हैं कि इन्होंने एसेट्स बनाए, प्रॉपर्टी के एसेट्स बनाए, गलत जिसको हम कहेंगे एक रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ काम किया और पैसा ऐंठने की कोशिश की। तो ये जो एंटी करप्शन विंग्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि मैकेनिज्म को और सख्त किया गया है, उसी के फलस्वरूप अब ये चीजें हो रही हैं कि ये चीजें सामने उजागर हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में, बल्कि मैंने जिस तरह से कहा, खासकर अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी बात करें तो वहां भी कई लगातार कई जगहों पे रेड्स भी हुए हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, या जितने भी आप देख लीजिए अपॉइंटमेंट का जो यहाँ पे जो टेस्ट लिए गए थे सिलेक्शन लिस्ट में एसआई के या बाकी में, वहां पे भी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि जहां जहां पे उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका समेत तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसला लिया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पुलिस कर्मियों में, जिनमें एसएसपी रैंक के पुलिसकर्मी शामिल हैं, उनके खिलाफ ऐसे 10 लोगों के नाम, इनके खिलाफ जांच की जो अनुमति जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दे दी है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान और ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। कटरा से खबर है। कटरा से शिवखोड़ी सड़क मार्ग की मरम्मत के लिए सड़क पर उतरे रियासी के लोग। आज भागा इलाके के लोगों ने सड़क को बंद कर सड़क की मरम्मत और बेहतर करने की मांग की है। लोगों ने कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया, जिसके बाद मौके पर उन्हें शांत करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन उनका गुस्सा लगातार प्रशासन के प्रति फूट रहा था। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं करणदीप, ज्यादा जानकारी के साथ। करणदीप, लोग सड़कों पर हैं, क्या कारण है?
बिल्कुल विशाल, ये कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग से हजारों श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आते हैं और इसके साथ साथ भोले बाबा के दर्शनों के लिए भी जो है वो अग्रसर होते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों से जो है वो सड़क की हालत जो है वो काफी बिगड़ी हुई है और उसमें सुधार लाने के लिए लोग आए दिन सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं और ये एकलौता ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो है दोनों पर्यटक स्थलों को जो है वो जोड़ता है। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, इसी सड़क मार्ग के ऊपर से चलते हैं, लेकिन अधिकतम दिक्कत उनको आती है जो इन सड़क मार्ग के बिल्कुल निकट रहते हैं। ये धूल मिट्टी का शिकार हो रहे हैं और आए दिन इस सड़क मार्ग से जो है वो लोग लगातार जो है परेशानियां झेल रहे हैं और आज इन्होंने जो है वो भागा इलाके से इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया है और कहीं ना कहीं 2 घंटे तक ये जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। पुलिस का अमला यहाँ पर पहुंचता है और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी जरूर आश्वासन देने के लिए पहुंचते हैं और एक हफ्ते का टाइम जरूर जो है वो इन्होंने दिया है कि पानी का छिड़काव समय समय पर किया जाएगा और इसके बाद जो सड़क में तेजी लानी है, सुधार में तेजी लानी है। कार्य फिलहाल चल रहा है लेकिन वो काफी धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाई जाए इस बात को लेकर के आश्वासन जरूर अधिकारियों ने दिया है और फिलहाल अभी सड़क को जो है वो खोल दिया गया है, यातायात जो है वो बहाल हो चुका है। विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सड़क खोल दी गई है, यातायात जो है वो बहाल हो चुका है, ये एक अहम खबर आपने दे दी। तो दरअसल मामला यह था कि कटरा से शिवखोड़ी सड़क मार्ग की मरम्मत के लिए रियासी के लोग सड़क पर उतरे थे। उनका यह कहना था कि जो मरम्मत हो रही है वो बेहतर तरीके से हो, उसमें अच्छी जो है मटेरियल का इस्तेमाल हो और लोगों ने कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया था, जिसके बाद मौके पर उन्हें शांत करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, वो उसमें कामयाब रहे, उन्हें समझाने में बुझाने में और इस तरह से वहां पर यात्रा जो है यानी जो सड़क है उसे बहाल कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का फैसला लिया, यानी कि 1 घंटे की और क्लास होगी हर दिन। इसके अलावा उन स्कूलों में लगातार 2 छुट्टियां यानी लगातार 2 दिनों की छुट्टी नहीं दी जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल चिन्हित कर इन आदेशों को लागू करने के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर राजेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस फैसले का कितना असर पड़ता आप देख रहे हैं और यह फैसला कितना जरूरी था? विशाल, बिल्कुल फैसला ज़रूरी था और इसलिए सरकार ने हालांकि पहले संकेत भी इसको लेकर दिए थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ सुधार किए जाएंगे और स्कूलों में अधिक से अधिक कक्षाएं लगाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई थी भारी बारिश के कारण, तो शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर ये ज़िले खासे प्रभावित हुए थे और इन ज़िलों में सरकार की तरफ से छुट्टियां घोषित की गई थी और कुछ एक स्थानों पर जो स्थानीय एसडीएम है उन्होंने सिचुएशन के अनुसार छुट्टियां घोषित करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद काफी दिन ये स्कूल बंद रहे थे इन क्षेत्रों में। और अब सरकार ने जो पढ़ाई का नुकसान उस दौरान हुआ है, छुट्टियां रही हैं, वर्किंग आवर पूरे नहीं हो पाए हैं, टीचिंग आवर्स हम जिन्हें कहते हैं, तो टीचिंग आवर्स को पूरा करने के लिए अब ये फॉर्मूला सरकार की तरफ से निकाला गया है। पहला ये कि हर दिन 1 घंटा एडिशनल क्लास ली जाएगी और दूसरा ये कि जहां लगातार 2 छुट्टियां इकट्ठी आ रही हैं वहां 1 दिन वर्किंग हो जाएगा और दूसरे दिन छुट्टी कर सकते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि जब तक जो टीचिंग आवर्स हैं वो पूरे नहीं होते तब तक ये पैटर्न उन पर्टिकुलर स्कूल्स में चला रहेगा। और ये निर्णय फिर स्कूल्स पे ऊपर छोड़ दिया है कि वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। क्या छुट्टियों वाला दिन ही जो 2 छुट्टियां एक साथ आ रही हैं उनके साथ उनकी जो वर्किंग टीचिंग आवर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, या फिर एडिशनल क्लास लेकर 1 घंटा एडिशनल क्लासेस लगाकर टीचिंग आवर पूरे होंगे। तो पर्टिकुलर स्कूलों को ये नोटिस भेजे गए हैं, ये लेटर्स सरकार की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए हैं। जिन जिन स्कूल्स में ये छुट्टियां थी उन स्कूलों पर सरकार की ये सूचना जारी होगी, ये आदेश जारी होंगे और पर्टिकुलरली उन प्रिंसिपल्स को और स्कूल हेड्स को बता भी दिया गया है सरकार की तरफ से कि आपके स्कूल्स में इतने दिन की छुट्टियां थी और इतने आपको टीचिंग आवर्स पूरे करने पड़ेंगे। उसको लेकर अब ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो ये एजुकेशनल ईयर है इस एजुकेशन कैलेंडर में पूरे टीचिंग आवर्स विशाल पूरे किए जा सके। अब और इसके अलावा भी सरकार की तरफ से लगातार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ
तरफ से कोशिश की जा रही है कि बच्चों का अधिक से अधिक जो नुकसान मानसून के दौरान हुआ है उसको अधिक से अधिक कवर किया जा सके। और अब इसके लिए जो अलग अलग फॉर्मूले थे उनमें भी कंपनसेट किया जा रहा है। जैसे 0 आवर की बात है, स्कूल लगते ही 0 आवर का पीरियड होता था, तो उसको भी स्कूलों में कुछ एक स्कूलों में कम किया गया है, उसको भी वहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा। तो पूरा जो कोशिश है वो यही है कि जो टीचिंग आवर्स है विशाल, उनको पूरा किया जा सके किसी न किसी तरीके से। जी राजेंद्र, एक और सवाल यहां पर है, क्या ये जो फैसले लिए गए हैं, ये जो फैसला लिया गया है, इसमें जो प्रावधान है ये सरकारी स्कूलों पर सिर्फ लागू होगा या सरकारी और प्राइवेट या निजी हम कह ले दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा, और क्या ये कॉलेजों में भी लागू होगा? फिलहाल ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हायर और जो सेकेंडरी हैं और मिडिल हैं उनकी तरफ से सरकारी स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसके आधार पर अगर प्राइवेट स्कूल्स इस पॉलिसी को अपनाना चाहें तो वो भी अपनी पॉलिसी अपना सकते हैं, अपने टीचिंग आवर्स पूरे कर सकते हैं। और कॉलेजों के लिए फिलहाल ये निर्देश नहीं है। पर्टिकुलरली ये निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से और पर्टिकुलर स्कूलों को बताया गया है। अब अगर कॉलेज में भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो फिर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्तर पर भी निर्णय ले सकता है और सरकार के साथ कम्युनिकेट करके भी इस प्रकार के निर्णय ले सकता है। लेकिन फिलहाल जो आदेश जारी किए गए हैं वो तमाम स्कूलों को जारी किए गए हैं, जिनमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल आते हैं। क्योंकि ये स्कूल लंबे समय तक बंद रहे थे, इनमें वो छुट्टियों का जो छुट्टियों को कम करने के लिए और टीचिंग आवर्स बढ़ाने के लिए 1-1 घंटा एडिशनल लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये फिलहाल ये सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए गए हैं और प्राइवेट स्कूल भी अगर चाहें तो इसको अपने सिस्टम में उतार सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर स्कूल्स में इन खासकर 5 जिलों में जिनका मैंने जिक्र किया, शिमला, चंबा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर, इन जिलों में क्योंकि अधिकांश स्कूल बंद रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी आदेश हुए हैं, तो इन स्कूलों में इन जिलों में खासकर ये स्कूल विशाल बंद रहने वाले हैं। टीचिंग आवर्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं और छुट्टियों के दौरान भी बंद नहीं रहेंगे। 2 छुट्टियों में से भी एक छुट्टी में टीचिंग डेज बनाया जाएगा और उस दिन भी पढ़ाई होगी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको बता दें कि कांगड़ा में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शार्डिल की कांगड़ा कोविड वॉरियर्स ने घेराव कर लिया था। जी हां, एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। कांगड़ा से खबर है, कांगड़ा में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शार्डिल का कांगड़ा कोविड वॉरियर्स ने घेराव कर लिया। शार्डिल जब जिला सचिवालय पहुंचे तो कोरोना वॉरियर्स ने बाल बच्चों का हवाला देकर उन्हें तुरंत नौकरी पर रखने यानी कि तुरंत उनकी नौकरी बहाल करने की मांग की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बेहद असहज नजर आए, लेकिन आश्वासन दिया और आश्वासन दिए बगैर वो वहां से जा नहीं सके। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए सरकार हर पहलू से सोच विचार कर रही है और जल्द ही आपके लिए उचित व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं कोरोना वॉरियर्स ने अब 10 अक्टूबर का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर 10 अक्टूबर तक उन्हें ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया तो वो लोग बेमियादी हड़ताल करेंगे। इसके लिए उन्होंने जिलाधीश कांगड़ा को ज्ञापन भी सौंप दिया है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र ये स्थिति भी थोड़ी अलग सी होती जा रही है कोरोना वॉरियर्स। मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना वॉरियर्स कितना अहम नाम लगता है, एक पहचान उनकी लगती है, लेकिन आखिर इनका ये मसला है क्या? कब से ये मसला, ये जो समस्या है इसकी शुरुआत होती है और अब जो ये समाधान का आश्वासन मिला है वो कितना उससे जो ये जो कोरोना वॉरियर्स है वो आशान्वित है? देखिए वैसाल, लगातार ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हम और आप तो जानते ही हैं कि जब वैश्विक महामारी कोरोना आई थी तो उस दौरान जो है एक स्टाफ आउटसोर्स किया गया था स्वास्थ्य महकमे को की प्रणाली को जो है वो कायम रखने के लिए, क्योंकि उस वक्त पूरी तरह से लचर हो चुकी थी, क्योंकि उसके लिए जो है वो तत्कालीन जो सरकार थी वो तैयार नहीं थी और स्वास्थ्य महकमे में ना तो उस तरह का स्टाफ था और ना ही कोई ट्रेंड स्टाफ था जो कि उस वक्त जो है वो ऐसी महामारी से दो चार हो पाता, उस वक्त जो है वो स्थिति को कायम रख पाता। तो इसलिए जो है एक ट्रेंड स्टाफ जो है उसको आउटसोर्स किया गया
और इन लोगों ने 3-3.5 साल तक जो है स्वास्थ्य महकमे पर पूरी तरह से साथ दिया। और हाँ, ये हम भी जानते हैं कि जब वैश्विक महामारी कोरोना जो है जब उस ये खत्म डिक्लेयर कर दी गई कि अब ये खत्म हो चुकी है, यानी पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुकी है, लेकिन हाँ, इसको जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया जा चुका है वैक्सीनेशन के बाद। तो उसके बाद जो है ये जो स्टाफ था उसको निकाला नहीं गया, बल्कि यही स्टाफ जो था वो स्वास्थ्य महकमे के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर जो है वो दिन रात सेवाएं देता रहा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से रेगुलर स्टाफ जो है वो अपनी ड्यूटी देता है। और इस तरह इन तमाम हालातों से गुजरते हुए आज जब उनको सम्मानित करने का वक्त आया तो उन लोगों को जो है वो घर का रास्ता दिखा दिया गया। लिहाजा ये तमाम जो कोरोना वॉरियर्स थे, अब ये लोग जो है वो लामबंद हो चुके हैं और लगातार हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि जब मानसून सत्र चल रहा था हिमाचल प्रदेश सरकार का, उस दौरान जो है ये लोग चौड़ा मैदान में लगातार जो है वो हड़ताल पर डटे रहे, रात दिन अपने दूध मुहे बच्चों को लेकर जो है कुछ हमारी महिला जो ये चाहे वो स्टाफ की जो ये कोविड वॉरियर्स थी वो लोग भी वहां पर जो है वो नजर आए। और बहुत से ऐसे युवा भी वहां पर नजर आए जो कि जो है अब कई लोग जो है वो शादी विवाह की दहलीज तक पहुंचे हुए हैं, कई लोग जो जिनके कांधों पर जिम्मेदारी आ चुकी है पूरे परिवार की, तो वो तमाम लोग जो है वो संघर्ष उस वक्त कर रहे थे। लिहाजा उनको अब 30 सितंबर तक अल्टीमेटम था और 30 सितंबर के बाद अब वो लोग क्योंकि अब संस्थानों में नहीं जा पा रहे हैं, संस्थान उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और वो संस्थान से बाहर हो गए हैं। अब उनकी ओर से जो है लगातार अब जहां भी कोई नेता, कोई मंत्री, कोई उनके स्थानीय विधायक उनके पास जाकर मुलाकात कर रहे हैं। लिहाजा अभी हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि कांगड़ा में जब स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जो है वो पहुंचे हुए थे, उस दौरान वैसाल इन लोगों ने इनके पास एक मौका था कि डायरेक्ट जो है वो स्वास्थ्य मंत्री से इंटरेक्शन की जाए। तो जब ये स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे तो क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो जिलाधीश कार्यालय के अंदर थे और जैसे वो बाहर निकले तो गेट पर ही उनको जो है वो घेर लिया गया इन कोविड वॉरियर्स की ओर से और इनसे सवाल पूछा गया कि आप लोग पहले ये बताएं कि क्या हमें पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद तो उनके पास कोई अल्टीमेटम दिया गया नहीं है, ना ही उनको जो है वो टर्मिनेशन का कोई लेटर आया है, ना संस्थान उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो कुछ तो बताएं सरकार। तो इस वक्त जो है कर्नल धनीराम शांडिल जो थोड़ा सा ऐसा नजर आए थे विशाल, लेकिन उन्होंने स्थिति को संभाला और देखा और उस परिस्थिति को याद करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर वो उस वक्त को भूले नहीं है, उस दौर को भूले नहीं है जब सभी लोग जो है वो उन परिस्थितियों में दो चार हो रहे थे। लिहाजा सरकार जो है वो तमाम जो कानूनी जो पहलू हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो है आप लोगों के लिए विचार कर रही है और निश्चित तौर पर आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जो वो फिट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर करना पड़े, यह सरकार जो है वो सोच रही है, तमाम दामपेच तमाम पहलुओं पर वो विचार कर रही है। तो यह आश्वासन उनकी ओर से दिया, तब जाकर जो है कोविड वॉरियर्स जो थे वो लोग वहां से बाहर निकल पाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बाल बच्चों का ध्यान थोड़ा कीजिए, क्योंकि 3-3.5 साल से जो है ये लोग यहां पर एक रोजगार की आस में जो है विश्वास के साथ जो है इस पे जुड़े हुए थे और अब वही लोग जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो तमाम सारी बातें थी जिनको उन्होंने सामने रखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आश्वासन उनको मिला है और 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम उनकी ओर से दिया गया है और 10 अक्टूबर के बाद अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनको वापस नहीं बुलाया गया, तो वो लोग जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। विशाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विचित्र, और आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर है, उस पर भी आपसे हमें कुछ इनपुट लेना है और तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये अहम खबर है क्या। दरअसल आपको ये बताएं कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 अहम मैचों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कैंपस और स्टेडियम सज कर तैयार है। बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी है इसकी। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 अहम मैचों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कैंपस और स्टेडियम सज कर तैयार है। एक और सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बाकी तैयारियों को भी पूरा किया जा रहा है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम प्रैक्टिस मैच भी खेलने वाली है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध के लिए पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया है। तो ये कितना बड़ा एक आयोजन है हिमाचल प्रदेश के लिए, इस आयोजन का क्या मतलब है, इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का, वो भी क्रिकेट का, जो भारत में जिसकी लोकप्रियता जो है सर चढ़कर बोलती है। ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर आप जुड़ रहे हैं फिर से अपने संवाददाता विचित्र के पास। विचित्र, ये क्रिकेट जिसका कहा जाता है कि भारत में जो है उसकी जो मकबूलियत है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए ये वाकई बहुत अहम मौका है। तैयारियां किस तरह की हैं और किस तरह का उत्साह है वहां लोगों में? निश्चित तौर पर वैशाल, देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में वर्ल्ड कप के आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के जो है वो 1 नहीं 2 नहीं सीधे 5 मैच होने जा रहे हैं। लिहाजा कई जगहों पर तो मैच मिले ही नहीं है और ऐसी स्थिति में जब आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 मैच अगर धर्मशाला जैसी जगह पर होते हैं, एक छोटे से स्टेडियम में होते हैं, तो इससे ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्टेडियम की, इस इलाके की, इस प्लेस की कितनी जो है वो महत्ता है और ये कितना
इंपॉर्टेंट ये प्लेस है, चाहे वो आईसीसी के लिहाज से देखे जाए, चाहे वो बीसीसीआई के लिहाज से देखें, चाहे वो फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सैलानियों के लिहाज से देखें, लोगों की लिहाज से या क्रिकेट प्रेमियों के लिहाज से देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान माना जाता है। देश ही नहीं दुनिया भर में इस स्टेडियम को जो है बहुत खूबसूरत स्टेडियमों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। और हर क्रिकेटर्स वैसाल हर क्रिकेटर चाहता है कि वो एक ना एक दिन जाकर जो है इस धर्मशाला के स्टेडियम में जाकर खेलें, और इसके लिए वो ललायत रहता है। कई बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स, विदेशी टीमों के जो क्रिकेटर्स हैं, वो भी ऐसे कहते हुए कई मरतबा सुने गए हैं। तो अब चूंकि जब 5 मैच यहां पर हो रहे हैं, लिहाजा एक तो बड़ी बात यह है कि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद हिमाचल जो है वो उसकी जो इकोनॉमी है उसमें काफी जो है वो अंतर आया था। उसके तुरंत बाद जो है नेचुरल क्लाइमेटी हिमाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा से हिमाचल में काफी करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है, कई हजार करोड़ का नुकसान यहां पर हुआ है। और अब क्योंकि ये जो 5 मैच होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जो है यहां की इकोनॉमी बूस्ट होगी ऐसा माना जा रहा है। कारोबारियों में उत्साह है, तमाम होटलियर्स जो है वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि 100% ऑक्यूपेंसी यहां पर हो चुकी हुई है। जो यहां पर प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, कांगड़ा के एयरपोर्ट, वहां भी जो फ्लाइट्स की टिकट्स है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हुई है। 22 तक जो है 21 तक जो है वो टिकट्स ही नहीं मिल पा रही है। तो ये इससे भी अंदाजा लगा सकता है कि कितनी महत्ता है और कितना उत्साह लोगों में यहां देखने को मिल रहा है। या न केवल देश के अन्य राज्यों से बल्कि विदेशों से भी जो है क्रिकेट प्रेमी यहां पर आने वाले हैं। यूथ में क्योंकि क्रिकेट का काफी खुमार रहता है, ऐसे में तमाम लोग जो है वो यहां पर आने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, और इसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुख्ता प्रबंध है यहां पर यहां के स्थानीय प्रशासन की ओर से किए गए हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। अलग अलग बटालियंस की जो टीमें वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। 5 स्टेडियम पार्किंग के लिए जो है वो यहां पर चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो पुलिस ग्राउंड हो, चाहे वो जोरावर स्टेडियम हो, चाहे वो दाड़ी का मेला ग्राउंड हो, चाहे वो अन्य ग्राउंड्स हो, हर जगह जो है वो पार्किंग की एक अलग व्यवस्था की गई है। शटल बस का जो है वो यहां से प्रावधान किया जाएगा। शटल बस के माध्यम से एचपीसीए स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों को पहुंचाया जाएगा। ये तमाम सारे इंतजाम जो यहां पर किए गए हैं वैसाल, और निश्चित तौर पर जिस बार देखने इस इन मैचों को देखने का रोमांच जो है वो कई गुना जो है वो ज्यादा होने वाला है। वैसाल, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही यहां पर